Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 31. आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 59. शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है, ये हेनरी फायोल के दिए हुए फायोलिज्म का एक और प्रिंसिपल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारी केस स्टडीज, कंफ्यूजिंग केस स्टडीज इस टॉपिक पर बनती हैं. ठीक है, सबसे पहले स्केलर चेन का मतलब समझो, फिर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझेंगे. स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल? द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फिगर पे ध्यान दो. एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है. व्हाट इज हायरार्की? कि टॉप पे कोई और होता है, बॉटम पे कोई और होता है ना. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं. हमने पढ़ा टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है. तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप का लेवल फ्लो हो रहा होता है, उसी टाइप की अथॉरिटी भी फ्लो करती है. जैसे कि टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, मिडिल लेवल के पास टॉप लेवल से कम पर बॉटम लेवल से ज्यादा अथॉरिटी होती है, और बॉटम लेवल के पास सबसे कम अथॉरिटी होती है. यही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा कि जो बॉटम लेवल है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद मिडिल लेवल पर उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टॉप लेवल पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो समझो इस चीज को. तो स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन एक लाइन है. ये क्या कर रहा है? अथॉरिटी की एक लाइन को डिफाइन कर रहा है पूरे अच्छे से, कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो है एक चेन सा बना हुआ है, और सबसे ऊपर जो है वहां पे सबसे ऊपर टॉप लेवल में टॉप अथॉरिटी होगी, और सबसे नीचे में सबसे कम वाली अथॉरिटी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी फायोल ने क्या किया, एक चेन बना दी जिसमें रैंकिंग सिस्टम दे दिया कि ये टॉप लेवल वाला नंबर 1 जो पर्सन है, इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, और जो सबसे लास्ट में उसके पास सबसे कम अथॉरिटी है. ठीक है, अब फायोल ने क्या कहा अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस से? दैट फायोल इंसिस्टेड अ चेन टू फॉलो. फायोल ने क्या कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी चाहिए, एक चेन की तरह अथॉरिटी फ्लो करनी चाहिए, जिसमें टॉप पर सबसे ज्यादा हो और बॉटम पे सबसे कम अथॉरिटी हो. देन नेक्स्ट हैशटैग पर ध्यान दो. एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन एंड नो स्किपिंग ऑफ एनीवन शुड बी अलाउड. देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन अथॉरिटी के बारे में बात करती है, एंड अथॉरिटी से ज्यादा कम्युनिकेशन के बारे में बात करती है. एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया तो ना सिर्फ फॉर्मली रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होती है. इस चीज को समझना एक अच्छे एग्जाम्पल से. हम स्कूल में भी तो स्केलर चेन फॉलो करते हैं. देखो कैसे, टॉप लेवल पे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के बाद क्या होते हैं, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद कौन होता है, क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर के बाद हो सकता है सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर के बाद कौन हो सकता है मॉनिटर, मॉनिटर के बाद एक स्टूडेंट हो सकता है. अब इस चीज को समझना. अब सपोज करो एक स्टूडेंट बोले, एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ को कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो सीधा ए डायरेक्टर के पास चला जाएगा क्या अपनी प्रॉब्लम लेके? वो पहले किसको बताएगा? वो मॉनिटर को बताएगा, या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर को बताएगा. देन वो फिर पास ऑन होगी क्लास टीचर को, क्लास टीचर से पास ऑन होगी प्रिंसिपल को, देन वो प्रॉब्लम डायरेक्टर तक जाएगी. इस तरीके से ये एक स्केलर चेन बनती है. और हो सकता है डायरेक्टर तक जाने की जरूरत ही नहीं हो सकता है प्रिंसिपल तक जाने की जरूरत नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन की किसी और लेवल पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो इससे टाइम एंड एफर्ट्स भी सेव हो जाएंगे. आ रहा है आपको समझ में? इस तरीके से स्केलर चेन की इंपॉर्टेंस है. आप समझना यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की कैसे इंपॉर्टेंस हो गई. देखो, मान लो अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई और उसे पता है कि उसे वो प्रॉब्लम सबसे पहले अब मॉनिटर को एड्रेस करनी चाहिए या सब्जेक्ट टीचर को एड्रेस करनी चाहिए, देन क्लास टीचर को एड्रेस होगी, देन प्रिंसिपल को फॉरवर्ड होगी, देन डायरेक्टर तक जानी है. लेकिन मान लो स्टूडेंट क्या करता है, सीधा ही डायरेक्टर सर के पास या डायरेक्टर मैम के पास चला जाता है. ठीक है, जो भी स्कूल का डायरेक्टर है. तो उससे क्या होगा, डायरेक्टर किससे पूछेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के इश्यू को लेकर के? प्रिंसिपल से पूछेगा. प्रिंसिपल क्या बोलेगा या बोलेगी कि मुझे तो पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम कब आई, मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने कम्युनिकेट ही नहीं किया मेरे साथ. प्रिंसिपल फिर किसको बोलेंगे? वो क्लास टीचर को बोलेंगे. तो क्लास टीचर भी यही बोलेंगे कि मुझे भी कम्युनिकेट नहीं किया गया. फिर क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे, सब्जेक्ट टीचर बोलेंगे मुझे भी कम्युनिकेट नहीं किया गया. तो इस तरीके से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा.
ठीक है। और इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे, एंड जो एक फॉर्मल रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगी, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहेगा, एंड जो एफ पे यानी कि जो एम्प्लॉय है या फिर अपने एग्जाम्पल में जो स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसका इमीडिएट बॉस कौन है, वो उस चेन को तोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक चेन बनाई गई है जिसमें कोई सी भी स्किपिंग अलाउ नहीं है, आप स्किप नहीं कर सकते इसको। यानी कि अगर एफ को कम्युनिकेट करना है तो उसको पहले ई से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ई डी से करेगा, डी सी से, सी बी से, और फिर फाइनली अल्टीमेटली बात ए तक पहुंचेगी। और ऐसे में स्किप करना अलाउ नहीं है, वरना कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि अगर सीधा डायरेक्टर के पास चले गए तो ना प्रिंसिपल को पता होगा क्या हुआ, ना ही क्लास टीचर को पता होगा, इससे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। आया आपको समझ में? अब इसमें एक चीज आती है, इसमें चीज ये आती है समझने में, एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर सीधा स्टूडेंट जो है वो इतनी बड़ी कम्युनिकेशन चेन फॉलो करेगा, अगर उसे ए तक डायरेक्टर तक जाना है तो ऐसे में अगर कोई मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे टाइम वेस्ट करना अलाउ नहीं है, कोई कॉन्टिजेंसी हुई, कोई इमरजेंसी हुई, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हेनरी फायोल ने सॉल्व किया। स्केलर चेन का सेकंड पार्ट उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया कि वैसे तो आप इस स्केलर चेन को फॉलो करो, हमेशा एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसे ही फ्लो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई कॉन्टिजेंट सिचुएशन है, तो आप एक शॉर्टकट भी यहां पे क्रिएट कर सकते हो। समझना इस चीज को अब ध्यान से। देखो फायोल ने क्या कहा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी, कोई कॉन्टिजेंसी, सपोज करो ई को बात करनी है ओ से, तो नॉर्मल स्केलर चेन में उसे क्या करना पड़ता, उसे ई का मैसेज डी के पास जाता, डी का मैसेज सी के पास जाता, सी का मैसेज बी के पास जाता, बी का ए के पास, ए का एल के पास, एल का एम के पास, एम का एन के पास, और फिर ओ के पास आता। तो बहुत लंबी चेन, बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ जाता। तो अगर कोई इमरजेंसी है, कोई कॉन्टिजेंसी है, तो हेनरी फायोल ने क्या कहा कि एक शॉर्टकट अप्लाई कर लो। हैशटैग पर ध्यान दो। फायोल परमिटेड अ शॉर्टकट कॉल्ड गैंग प्लैंक। उन्होंने क्या कहा, एक शॉर्टकट अप्लाई कर लो, गैंग प्लैंक। नाउ व्हाट इज गैंग प्लैंक? समझना। गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज वर्किंग एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो हेनरी फायोल ने क्या कहा, आप एक गैंग प्लैंक बना लो। अगर ई को ओ से बात करनी है और वो दोनों एक ही लेवल पर हैं, तो वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो आप इस फिगर को अगर देख पा रहे हो, तो वैसे ई को स्केलर चेन फॉलो करते हुए इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, लेकिन अब वो गैंग प्लैंक के थ्रू डायरेक्टली अपने ही लेवल के एम्प्लॉय से बात कर सकता है। लेकिन आप ऐसा कब करोगे? सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में गैंग प्लैंक अप्लाई करोगे। सो व्हाट इज गैंग प्लैंक? बेसिकली गैंग प्लैंक क्या है? एक शॉर्टकट है स्केलर चेन का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन अप्लाई करता है सेम लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉइज से जिनकी सेम अथॉरिटी है, लेकिन ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब देखो हेनरी फायोल ने आगे क्या कहा, नो गैंग प्लैंक बिटवीन पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। कि गैंग प्लैंक जो है वो फॉलो तो होना चाहिए पर कभी भी इस चेन को नहीं तोड़ना है आपको। इसका मतलब क्या कि अगर आप सेम लेवल पर हो तो ही आप किसी प्रॉब्लम को या किसी बात को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे लेवल के एम्प्लॉय से। लेकिन अगर आप अलग अलग लेवल पर हो तो आप नहीं कर सकते। जैसे से फॉर एग्जांपल ई को अगर बात करनी है तो वो ओ से बात कर सकता है इमरजेंसी में गैंग प्लैंक अप्लाई करके, शॉर्टकट अप्लाई करके। लेकिन अगर डी को बात करनी है एल से, डी को बात करनी है एल से, तो वो गैंग प्लैंक, ऐसा गैंग प्लैंक पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप बोलोगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि डी सी को बोले, सी बी को बोल दे, एंड बी और एल देखो एक ही लेवल पर है ना, तो बी एल से बात कर पाएगा, यानी कि एक स्टेप हम फिर भी स्किप कर देंगे। आया आपको समझ में? देखो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। हेनरी फायोल ने क्या कहा कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो करते हो तो हैशटैग पर ध्यान दो। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सिस्टमैटिक, बहुत तरीके से फ्लो करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको पता होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सुपीरियर है किसका और कौन सबऑर्डिनेट है किसका।
देन इसकी सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसका एडवांटेज क्या हुआ अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। एफ की प्रॉब्लम ई को पता होगी, उसकी सुपीरियर को, है ना, और ई से ही वो प्रॉब्लम डी पे जाएगी, डी से ही वो प्रॉब्लम सी पे जाएगी। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। एफ को जिससे कम्युनिकेट करना है वो उसी से करेगा, ई को जिससे कम्युनिकेट करना है वो उसी से करेगा। तो एक अच्छी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश होगी ही होगी। यूनिटी ऑफ कमांड भी होगा कि एफ को पता है मेरा बॉस यही है, मुझे प्रॉब्लम भी इसी को सुनानी है और सॉल्यूशन भी इसी से पूछना है ना। सिमिलरली ई को पता होगा मेरा इमीडिएट बॉस यही है, मेरे को सिर्फ इसी की बात सुननी है, इसी के ऑर्डर्स सुनने। तो स्केलर चेन से क्या होगा, सब कुछ बहुत फॉर्मली अरेंज हो जाएगा, लाइन वाइज होगा और काफी हेल्पफुल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम इस प्रिंसिपल के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन की बात करें, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप भले चाहे एज अ स्टूडेंट सीधा डायरेक्टर सर के पास चले जाओ, लेकिन डायरेक्टर सर जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो किसके पास जाएंगे, वो हमेशा प्रिंसिपल के पास जाएंगे। प्रिंसिपल से पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर प्रिंसिपल को पता नहीं हुआ तो वो आगे क्लास टीचर को फॉरवर्ड करेंगे, क्लास टीचर को नहीं पता हुआ तो आगे फॉरवर्ड होगा और बात बिगड़ जाएगी। सो कम्युनिकेशन गैप, हाईली कम्युनिकेशन गैप होगा। एंड कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। देन नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई क्लैरिटी नहीं होगी, ना ही नीचे लेवल वाले सबऑर्डिनेट को पता होगा कि मेरा सुपीरियर कौन है, और ना ही सुपीरियर को पता होगा कि सबऑर्डिनेट कौन है। तो अगर अच्छे से कम्युनिकेशन होगा तो ना सिर्फ उनके रिलेशनशिप्स मेंटेन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्मूथली फंक्शन करेगी। आया समझ में। देन देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फायोल का 10th प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब कमांड होता है कॉमन पार्लेंस में, बट यहां पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे क्रॉस किया है। ऑर्डर का मतलब होता है यहां पे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी मटेरियल चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें आपको जरूरी हैं और जितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए, आप उन सबकी एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशनिंग रखो, ताकि जब किसी एम्प्लॉय को ढूंढना हो जरूरत के टाइम पे तो आप वहां जा सको। अगर जब किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो आप डायरेक्टली उस प्लेस से ले सको। इससे क्या होगा, अननेसेसरी मोशन जो है, ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं होगा एक्चुअली। सो बेसिकली ये हमने जो मोशन स्टडी पढ़ा था ये कुछ उसी का पार्ट है, उसी की तरह है। सो व्हाट हेनरी फायोल सेड, देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हेनरी फायोल ने कहा कि एक फिक्स प्लेस होना चाहिए हर चीज का, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, केओस होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे। सो हमेशा जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, बी इट मटेरियल, बी इट मशीन और बी इट अ मैन, उन सबकी पोजीशन जो है फिक्स होनी चाहिए। फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल थिंग यूज। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो सपोज करो, तो आपको जितनी भी चीजें डेली चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए, उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, है ना। उस फिक्स प्लेस से क्या होगा, आपको अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो फटाफट उस प्लेस पर जाकर के उस चीज को यूज कर लोगे, रेदर देन आपको पता ही नहीं है कि कभी वो कहाँ रखी जाती है, कभी वो कहाँ रखी जाती है, और आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे। ठीक है। देन फिक्स प्लेस, सीट और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि ना सिर्फ मटेरियल को एक फिक्स प्लेस दे दो, बल्कि जो एक एम्प्लॉय है उसका एक फिक्स कैबिन कर दो, या उसकी एक फिक्स सीट कर दो, या फिक्स प्लेस कर दो। ठीक है। जैसे ऑफिस में क्या होता है आप देखते हो, है ना, आपने टीवी पर भी देखा होगा कि ऑफिस में क्या होता है, एम्प्लॉयज बैठे होते हैं और ना बैरिकेड्स जैसे कुछ लगे हुए होते हैं, डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं, उनके छोटे छोटे स्पेस उनको दिए हुए होते हैं। ठीक है। और हर किसी के स्पेस पर उसका नेम टैग लगा होता है। सो इससे क्या होता है, जब आप फिक्स प्लेस दे देते हो तो मान लो अगर बॉस को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बुलाना है तो वो डायरेक्टली उसके प्लेस पर जाकर के उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि बॉस तुझे बुला रहा है, रेदर देन अगर फिक्स प्लेस नहीं होता तो आप घूमते फिरते ढूंढते रहते उस एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। इवेंचुअली हमारे घर में भी हम यही करते हैं, अगर हम इंसानों को छोड़ दे, क्योंकि हम लोग तो खैर फैमिली में रहते हैं तो आप एक एम्प्लॉय की प्लेस फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप मटेरियल की प्लेसेस फिक्स कर देते हो। लाइक अगर आपके घर में एक पर्टिकुलर जगह पर वॉशिंग मशीन है तो उसी जगह पर रहती है, रोज रोज आप उसे उसकी प्लेस चेंज नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। और थिंक ऑफ बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है,
कहने को तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल लगता है बट एक्चुअली बहुत यूजफुल है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सोचो वहां पे कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होगा किसी एम्प्लॉय के बैठने का, रहने का, या पर्टिकुलर मटेरियल रखने का कोई प्लेस नहीं होगा। सपोज करो आप किसी केमिस्ट शॉप पर जा रहे हो, आप उससे कोई पर्टिकुलर दवाई मांगते हो, तो आपको कैसे फटाफट से निकाल करके एक डिपार्टमेंट से एक रैक से दे देता है ना? कैसे दे देता है? इसके पीछे का सिंपल रीजन है, उसने हेनरी फायोल के प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो किया है। ही हैज गिवन अ फिक्स प्लेस टू एवरी टाइप ऑफ मेडिसिन इन हिज शॉप। ठीक है, तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है देना। और अगर सोचो उसने वो फिक्स प्लेस नहीं दिया होता तो आप उससे कोई टैबलेट मांगते तो वो ढूंढता रहता, उसका भी टाइम वेस्ट होता और आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जब आप फॉलो कर लेते हो तो क्या होता है, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जो टाइम एंड एनर्जी चीजों को ढूंढने में बर्बाद होती वो आप सही जगह चैनलाइज कर पाओगे। देखो इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर हम पढ़ें तो क्या है, सबसे पहले नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। बहुत आसान सी बात है, समझ में आती है। जब सब चीजें एक ही जगह पर प्लेस होंगी, उनका डेली का एक फिक्स प्लेस होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा सर्च करने में। देन स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिकली उस सेव टाइम और सेव्ड एनर्जी को आप सही जगह चैनलाइज कर पाओगे और उससे क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में एंड प्रोडक्शन भी बहुत स्मूथ हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्मूथली रन करने लगेगी। वहीं टू द कॉन्ट्ररी इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन की बात करें तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। अगर आपने किसी मटेरियल और या किसी डेली यूज होने वाले असेट को और किसी एम्प्लॉय को फिक्स प्लेस नहीं दे रखा है तो क्या होगा, आप ढूंढते रहोगे उस फिक्स असेट को या फिर आप उस एम्प्लॉय को खोजते रहोगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इससे टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होंगे, अपने आप समझ में आने लगता है अब ये। देन नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस इंसान को राइट टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और ले लो विच इज क्लिकिंग ऑन माई माइंड। मान लो अभी तो चलो क्या होता है, हमारे फोन में कॉन्टैक्ट डायरी होती है। सपोज करो हम एक्चुअली एक पेपर डायरी यूज कर रहे होते और उसमें आप सारे कॉन्टैक्ट्स के नेम लिख रहे होते। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने नानी का नेम लिख दिया, देन नीचे नाना का लिख दिया, देन डॉक्टर का लिख दिया, देन चाचा का लिख दिया, देन प्लम्बर का लिख दिया। तो ऐसे में क्या होता, आपने कुछ भी एक प्रॉपर अरेंज नहीं किया है तो आपको क्या करना होता, बार बार पेजेस पलट पलट करके ढूंढना पड़ता है डायरेक्टरी में कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट है। टू द कॉन्ट्रेरी अगर आपने उसके अरेंजमेंट्स कर रखे हो अपनी डायरी में कि ये मेरे फैमिली है, ठीक है, ये मेरी मैटरनल फैमिली है, ये मेरी फादर फैमिली है, ये डेली के जो मेरे रिक्वायरमेंट वाले वर्कर्स हैं, से फॉर एग्जांपल प्लम्बर, वॉशरमैन, मिल्कमैन, इन सबके नंबर हैं, तो चीजें कितनी अच्छे से अरेंज हो जाएंगी, राइट, और आपको कितने आसानी से नंबर मिल जाएगा, राइट। सो आई थिंक आप सबने ये चीजें एक्सपीरियंस की होगी। सो दैट इज ओनली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाइए, नाराजगी जताइए। ठीक है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे हेल्थी।